हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आज हम इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे रिवाइज करेंगे, मतलब पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। हालांकि जो बच्चे पूरा क्लासेस देखते हैं, मतलब क्रम से जो हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हैं उनसे इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है आसानी से बन जाएगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चलिए शुरू करें बच्चों। 4 ऑप्शन वाले सारे क्वेश्चन है। पहला जो प्रश्न है, धातु पदार्थों में चालकता का कारण क्या है। 4 ऑप्शन है बच्चों, आयन, धातु परमाणु, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, कोई भी धातु है बच्चों, उसमें चालकता का जो मुख्य कारण होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वैद्युत अपघट्टों में चालकता का कारण क्या है। विद्युत अपघट्ट में किस कारण से चालकता होती है। आयन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन से, धातु परमाणु से, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धातुओं में चालकता का कारण होता है। तो वैद्युत अपघट्ट क्या है, जैसे NaCl बच्चों आपका वैद्युत अपघट्ट है। ये जब टूटता है तो आपका बनाता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाता है बच्चों। Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाता है। ठीक है, तो ये आयन बनाता है। तो ये वैद्युत अपघट्ट आयन में टूटता है, इसलिए इसमें जो चालकता है वो आयन के कारण होगा बच्चों। क्या होगा, आयन के कारण। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान क्या होगा। तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है विशिष्ट चालकता, और तनुता बढ़ा देते हैं तो आयन की संख्या थोड़ी सी कमी आ जाएगी और विशिष्ट चालकता के मान में भी कमी आएगी बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। पहले का ऑप्शन नंबर सेकेंड है, दूसरे का फर्स्ट है बच्चों, और तीसरे का आपका सेकेंड है। ठीक, चलिए, विद्युत अपघटन नियम किसने दिया था। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था। लेमार्क ने, ओस्टवाल्ड ने, फैराडे ने, आर्हेनियस ने। तो आपको मैंने पढ़ाया था विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम। तो फैराडे साहब ने ही दिया था बच्चों। ठीक है, कि जितना धारा प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रोड पर उतना ही पदार्थ जमा होगा या मुक्त होगा। ये फैराडे साहब ने दिया था और आप लोग पढ़े होंगे। विशिष्ट चालकता का इकाई क्या है। देखो, यदि विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई पता है तो विशिष्ट चालकता का इकाई आप आसानी से बता सकते हो। 4 ऑप्शन है। पहला है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर, ओम बस है, सेंटीमीटर की पावर -2, तीसरा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और चौथा है आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -2। अब बताओ भाई क्या होगा। तो आपके यदि विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो ओम सेंटीमीटर होता है, तो विशिष्ट चालकता का इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब मोलर चालकता की बात की जा रही है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर चालकता की इकाई क्या है। ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, ओम इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो हो नहीं सकता है, अभी आपने पढ़ा तो ये नहीं हो सकता है। या ओम इनवर्स सेंटीमीटर, फिर आगे आप देखिएगा, ये देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स। इसमें आपको बताना है कौन सा मोलर चालकता का इकाई होगा। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन ही गलत है बच्चों। ऑप्शन में होना चाहिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्लस में होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आप लोग लिख लेना ओम इनवर्स, ठीक है, फिर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। ठीक है, ये होता है मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। आप देख लेना बुक में। ठीक है, ये होगा। इसमें ऑप्शन गलत लिखा था, इसलिए मेरे को बताना जरूरी है। विलयन की चालकता किसके समानुपाती होता है। तनुता के, आयनों की संख्या के, विलयन की चालकता पूछी जा रही है, विद्युत घनत्व के या विलयन के आयतन के। ठीक, इसमें आपको बताना है विलयन की चालकता समानुपाती होता है किसके होता है बच्चों, तो आयनों की संख्या के। हमने बताया था विलयन में विद्युत अपघट्ट है, वो आयन में टूटता है तो आयन के समानुपाती होगा। फैराडे का प्रथम नियम है। 4 ऑप्शन है, बताओ जरा। आप लोग भी सोच लिया करो कि हमसे कितने बन रहे हैं। तो अब आपको इसमें समय भी दे देता हूं, है ना, 10 सेकंड 15 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। मुक्त होने वाली पदार्थ जो है समानुपाती होता है बच्चों। अब इसके यानी W समानुपाती होगा Q के, Q का मान IT हो जाएगा, Z आपका एक नियतांक है। इसके बाद सेल स्थिरांक की इकाई बाद में देखेंगे।
है ना, सेंटीमीटर इनवर्स होता है, शायद ऑप्शन में मिल जाए बाद में, लेकिन यहाँ पर सेल स्थिरांक क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसका अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका L/A बच्चों, L/A। आगे देखिए, विद्युत अपघटन में आक्सीकरण होता है, विद्युत अपघटन में आक्सीकरण कहां पर होगा, एनोड पर या कैथोड पर। जहां पे आक्सीकरण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बता सकते हो कोई? तो भाई साहब हमेशा आक्सीकरण एनोड पर होता है, तो जब भी आक्सीकरण की बात आ जाएगी बच्चों तो आपका वो एनोड ही कहलाएगा, भले वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में अपकरण अपचयन किस पर होगा, तो उल्टा हो जाएगा। एनोड पर यदि आक्सीकरण होता है तो डेफिनेट है कैथोड पर आपका अपचयन होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई बताओ जरा, विशिष्ट चालकता का इकाई आपने देख ही लिया बच्चों, अब विशिष्ट प्रतिरोध का बताना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होता है, आपको वहां पे भी बता दिया था, 4 ऑप्शन है आप देख लो। ओम सेंटीमीटर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, बाकी आप लोगों ने इसका तो देख ही लिया बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम सेंटीमीटर। 1 फैराड किसके बराबर होता है, देखो भाई यहां पर हो गया आपका 96,500 कूलाम के लगभग, है ना, या कि यहां पर 69,500 कूलाम, इनमें से कोई नहीं, तो लगभग तो होता नहीं, ये बराबर फिक्स है वैल्यू, 96,500 कूलाम होता है इसका। 1 फैराड किसके बराबर होता है बच्चों, इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो यहां पर राइट आंसर सबको पता है 96,500 कूलाम, है ना, ये लो बी नंबर हो जाएगा आपका। आगे चले, तुल्यांकी चालकता का इकाई, मोलर चालकता का आपने पढ़ा था, मोल इनवर्स था, इसमें इक्विवेलेंट इनवर्स होगा तुल्यांकी चालकता में, बाकी सेम होगा। देख लो 4 ऑप्शन में फर्स्ट दिख रहा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां पे सेंटीमीटर की पावर -1 था, जबकि वो सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, देखो मिस प्रिंट हो जाता है लिखने में, तो ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.5 वोल्ट, 1.35 वोल्ट, शून्य या अनंत, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 1.5 वोल्ट, बिल्कुल कम समय में बात करेंगे। द्रवित सोडियम क्लोराइड में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या मुक्त होगा, बताओ जरा। कैथोड ऋणात्मक होता है बच्चों, यहां पर NaCl है, थोड़ा देखिएगा, NaCl टूटेगा, किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब कैथोड होता है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक के पास कौन जाएगा, धन वाला, तो सोडियम जाएगा, सिंपल है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड कैसा होता है, धनात्मक या ऋणात्मक, 2 ही ऑप्शन में बता दो आप लोग, 2 में से कौन सा होगा, तो ऋणात्मक होता है बच्चों, ठीक है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो होता है वो धनात्मक होता है। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान क्या होगा, 18 नंबर, बताओ। तनुता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता क्या, विशिष्ट चालकता बढ़ती है, लेकिन मोलर चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मोलर चालकता ये भी बढ़ेगी क्या, हाँ ठीक है, मोलर चालकता भी बढ़ती है, तो फर्स्ट ही नंबर बढ़ेगी भाई, ठीक है। विशिष्ट चालकता भी बढ़ता है तनुता बढ़ाने पर, मोलर चालकता का मान भी बढ़ जाता है। कप्पा बताओ, विशिष्ट चालकत्व किसके बराबर होता है, तो बच्चों आपको विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल बता दूं RA/L, इसका उल्टा जो होगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता होगी, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला है, रो इक्वल RA/L। अब L/RA कहीं दिख रहा है, L/RA, L/RA ये दिख रहा है आपको, L/RA ये एक है, तो परेशान मत होना, L/RA, तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहां पर आपको बताना है कि मोलर चालकता का फार्मूला λm किसके बराबर होता है, ये मैंने पढ़ाया है, मोलर चालकता पर सेपरेट वीडियो दिया है बच्चों, जो पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पे m है यानी मोलर कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट तो हो नहीं सकता है, सिंपल है, 1000 ऊपर ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका मोलर चालकता, ये तुल्यांकी चालकता के लिए फर्स्ट नंबर है, तुल्यांकी चालकता आ जाता तो इसको लगाते, मोलर चालकता आ गया तो फिर इसको लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, सेल स्थिरांक, ये थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। सेल स्थिरांक क्या है कि आपको बताया
था कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और क्षेत्रफल का अनुपात शेल स्थिरांक है। 1.1 विद्युत अपघट्ट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मान है 1, तो NaCl के लिए दोनों की चालकता, मोलर चालकता, इक्विवेलेंट चालकता दोनों बराबर होगी। इस स्थिति में धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर है तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बराबर होती है। कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? देखो NaCl इक्विवेलेंट, ठीक है, NaCl यहाँ पर बच्चों मिलीलीटर प्रति एन है, Ag ये भी आपका चालक है। लेकिन जब NaCl नमक होता है, यदि सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में, तो विद्युत धारा नहीं बहती, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, विलयन के प्रतिरोध को निम्नलिखित किससे गुणा करने पर शेल स्थिरांक प्राप्त हो जाता है? विलयन के प्रतिरोध को किससे गुणा करेंगे? देखिए विशिष्ट प्रतिरोध होता है RA/L, यदि इसमें हम गुणा कर दें R का, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक, तो R का गुणा करेंगे तो A/L आएगा क्या? नहीं आ सकता। चलो ठीक है। इसके बाद विशिष्ट चालकता की बात करते हैं, कप्पा बराबर होता है L/RA। अब इसमें हम प्रतिरोध का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा बच्चों, तो L/A आ गया, और LA/A यही तो आपका क्या है? शेल स्थिरांक। तो विशिष्ट चालकता में यदि हम प्रतिरोध का गुणा कर दें तो शेल स्थिरांक आ जाता है। यदि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता समान है तो इसका शेल स्थिरांक क्या होगा बताना है आपको। 1 होगा, 10, 0, 100, 25, ये तो थोड़ा याद करने वाला बात हो गया। 1000 होगा, 1 होगा भाई, ठीक है, शेल स्थिरांक 1 होगा। एक विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण क्या है? ठीक है, बताओ, तुल्यांकी चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण क्या है? आयनिक आकर्षण में वृद्धि, आणविक आकर्षण में वृद्धि, विद्युत अपघट्ट में संगुणन मात्रा में वृद्धि, विद्युत अपघट्ट में आयनन मात्रा में वृद्धि। राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, तुल्यांकी तनु करते हैं तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। शेल स्थिरांक की इकाई, अब भाई पहले बताया था कि L/A होता है, L का सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 से कट जाएगा, ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। राइट आंसर। अब इसमें यह बोला गया है कि यदि विशिष्ट प्रतिरोध A मान लें तो तुल्यांकी चालकता किसके बराबर होगा? तो तुल्यांकी चालकता का फार्मूला होता है 1000 कप्पा बटे आप C कर दो, तुल्यांकी चालकता तो इक्विवेलेंट। अब कप्पा की जगह A कर दोगे तो यही तो ऑप्शन दिख रहा, बाकी है कुछ नहीं, इसलिए फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा परत चढ़ाना पड़ता है? क्रिया क्या कहलाता है बच्चों? तो ये गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या? गैल्वेनीकरण। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। फटाफट देखो भाई, समय बहुत कम है। लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का वेग लगभग समान होता है, ठीक है, आयनों का जो वेग होता है वो लगभग समान होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। शुष्क सेलों में द्विध्रुवक का कार्य कौन करता है? बताओ, 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लो, वीडियो को रोक लिया करो। आपको लगे कि हमें थोड़ा समय चाहिए तो आप लोग रोक लिया करो। NH4Cl, NOTCO3 ये तो है ही नहीं है, दो तो प्रयोग ही नहीं होते, इन दोनों में से कोई होगा, तो राइट आंसर डी होगा। अपचयन को कहते हैं, क्या बोलते हैं? देखो भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वहां पे ऑक्सीकरण होगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा वहां पे अपचयन। सिंपल है, सिंपल है। तो इलेक्ट्रॉनिकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। डेनियल सेल में जिंक और कॉपर, जिंक, डेनियल सेल मतलब आपका गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और जो धारा है जिंक से कॉपर की ओर बाहर चलता है बच्चों, जिंक से कॉपर की ओर चलता है, नहीं उल्टा हो गया, कॉपर से जिंक की ओर चलेगा। तो राइट आंसर इसका जानते हो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिंक से चलता है, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर, तो धारा कॉपर से जिंक की ओर चलेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा बहती है ना, इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा बहती है, इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना है। यदि अर्ध सेलों के बीच लवण सेतु हटा लिया जाए तो फिर क्या होगा? वोल्टेज क्या होगा? घट कर शून्य हो जाएगा, बढ़ जाएगा, शीघ्रता से बढ़ती, परिवर्तित नहीं होगा। बताओ भाई, जब कुछ भी नहीं होगा तो घट कर शून्य हो जाएगा, ठीक है, आयन का विनिमय नहीं होगा। एक सेल में जिंक इलेक्ट्रोड तथा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो तो इसमें जिंक इलेक्ट्रोड किसकी भांति कार्य करेगा? तो जिंक हमेशा एनोड का काम करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकरण होती है, और जहां पे ऑक्सीकरण होती है वहां पे एनोड का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक। चलिए, जब लेड स्टोरेज बैटरी को विसर्जित किया जाता है, फिर से थोड़ा देखना, तो SO2 उत्सर्जित होता है, लेड का निर्माण होता है, PbSO4 का व्यय होता है, H2SO4 का व्यय होता है। ये आपका
थोड़ा सा ये बैटरी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको बच्चों, इसलिए हो सकता है आपको दिक्कत होगी। इसमें H2SO4 का व्यय होता है। लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। जो एकदम शाब्दिक रूप से है तो बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान कितना होता है? कौन बताएगा भाई? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव मैंने पढ़ाया था, शून्य होता है बच्चों, शून्य। ठीक है। विद्युत धारा जब किसी चालक इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित होती है तो कौन सा चालक कहलाएगा? तो जब इलेक्ट्रॉन बहता है तो विद्युत अपघटनी तो हो नहीं सकता, ठीक है, कुचालक तो हो नहीं सकता, तो धात्विकी चालक होगा। इसमें कुछ है ही नहीं है। सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बताओ। विद्युत अपघटनी सेल ये नहीं है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो गैल्वेनी सेल, बोल्टी सेल या डेनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल, ये जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आखिरी के 5 क्वेश्चन है। विलयन में विद्युत का चालन कौन करता है बच्चों? वैद्युत अनवघट ये हो नहीं सकता है, HO अणु हो नहीं सकता है, तांबे के तार हो नहीं सकता है, विद्युत अपघट होगा। क्या होगा? विद्युत अपघट, फर्स्ट नंबर राइट आंसर। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर करती है प्रतिरोध पर, निर्भर नहीं करती समय पर, तो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती। जानते हैं क्यों? क्यों भाई? क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो विद्युत अपघट के लिए नहीं होता है, वो नहीं होता है विद्युत अपघट के लिए, ठीक है। वो किसके लिए होता है? चालक के लिए, इसलिए प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विलयन की चालकता समानुपाती होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आयनों की संख्या पर, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होगा? ग्राम होगा, ग्राम प्रति एम्पियर, ग्राम प्रति कूलाम, कूलाम प्रति ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन। जब सेल को कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को क्या बोला जाता है? सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो ये 45 क्वेश्चन मैंने कराया है। और जैसे MP बोर्ड का कोई बच्चा होगा तो उसके लिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, 70 वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बाद में आएंगे। अभी फिलहाल ये 45 क्वेश्चन आप लोग रिपीट करो, तैयारी करो। बाकी आप लोगों को नोट्स लेना है तो मैं अपना पर्सनल नंबर हमेशा देता हूँ। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।